I am who I'm meant to be. हमारे आज की डिस्कशन में हम कुछ इलिस्ट्रेशंस लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जितने भी कैलकुलेशंस हम देख चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, उसमें फील्ड कैसे निकाली जा रही है पॉइंट चार्ज सिस्टम्स में, या कह सकते हैं कंटिन्यूस सिस्टम्स की फील्ड कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसी थ्योरी को थोड़ा सा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे इम्प्लीमेंट करते हुए हम कुछ सिस्टम्स को देखेंगे कि वहाँ फील्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इनमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और कुछ काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिक इलिस्ट्रेशन से, जो हमारी कोर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे फॉर कम्पिटिटिव जितने भी टेस्ट्स हैं और सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोर्ड लेवल पे। पहली इलस्ट्रेशन बहुत सिंपल है। ए यूनिफॉर्म चार्ज मेटल वायर बेंड इन सच अ वे दैट इट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 2π/3 एट सेंटर. Find the electric field due to this wire at the center of the arc if total charge on wire is q and its radius is r. अब हमारा जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है। हमारे पास एक मेटल वायर दिया है जो इस तरह से बेंड किया है कि वो सेंटर पे, जो पूरे आर्क का एक पर्टिकुलर सेंटर है, वहाँ पे 120 डिग्री सबटेंड कर रहा है। इस वायर सेक्शन का रेडियस आपको दिया है r, और मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि एक एक्स वाई प्लेन में रखा है कुछ इस तरह से। तो यहाँ से आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए जो हम थ्योरी में पीछे कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे निकालने से पहले हम ये एज्यूम करेंगे, क्योंकि एक वायर सेक्शन है तो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें पता होना चाहिए, वो सब आगे कंसिडर किया जाएगा। और लीनियर चार्ज डेंसिटी मैं क्यों कंसिडर करूँगा आगे, बिकॉज चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और इस पूरे सेक्शन पे चार्ज क्यू है। तो चार्ज ऑन दिस वायर अपॉन लेंथ ऑफ दिस सेक्शन इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। उस फंडामेंटल को हम यूज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले है कि हमें निकालना क्या है, विच इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम एक स्मॉल सेक्शन ऑफ वायर एज्यूम करेंगे, एक बहुत छोटा सा टुकड़ा जो कि सेंटर पे डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, और नियरेस्ट एंड जो है, क्लोजेस्ट एंड जो है वायर का, वहाँ से उसका एंगल हमने एज्यूम कर लिया है थीटा। इस स्मॉल सेक्शन ऑफ वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डी होगी, और एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस जो है बनाएगा दैट विल बी थीटा। अब यहाँ से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हम रखना चाहते हैं वो ये है कि अकॉर्डिंग टू सिमेट्री, अगर एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंगली आप देखें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी एक सिमिलर सेक्शन ऑफ वायर होगा, जिसकी वजह से एक सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर फील्ड दी जाएगी। ये फील्ड सेम मैग्नीट्यूड की होगी, बिकॉज जितने स्मॉल सेक्शन लेंथ एलिमेंट आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में एज्यूम किए ds, उतने ही लेंथ का एक एलिमेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में भी है, सेम एंगल पे एक्स एक्सिस के साथ, वो एक सेकंड क्वाड्रेंट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, एंड दैट फील्ड कैन बी एज्यूम्ड एज डी। तो इन दोनों फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है। बट यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आपको कंसिडर करना है। वेक्टर्स में हमने ये पढ़ा है कि जब वेक्टर्स को आप रिजॉल्व करते हैं अलॉन्ग एक्स वाई एक्सिस, तो क्लियरली विजिबल है कि डी ई के जो एक्स कंपोनेंट होंगे, विच इज़ डी कॉस थीटा कंपोनेंट, वो एडअप हो जाएंगे और इनके साइन कंपोनेंट्स जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिर्फ डी ई कॉस थीटा को इंटीग्रेट करके ही मिलेगी, और मैं यहाँ पे सिर्फ डी ई कॉस थीटा को ही नेट फील्ड एज्यूम करूँगा कि जितने भी वायर सेक्शंस होंगे मेरे इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और इन फोर्थ क्वाड्रेंट, उनकी वजह से नेट फील्ड जो होगी वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही होगी, और डी ई कॉस थीटा को अगर मैं इंटीग्रेट करूँ फ्रॉम -60 डिग्री टू 60 डिग्री तो मेरे को टोटल फील्ड मिल सकती है। तो टोटल फील्ड निकालने के लिए आई हैव टू कंसिडर स्मॉल फील्ड डी ई कॉस थीटा विच विल बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम 60 डिग्री टू -60 डिग्री, सॉरी -60 डिग्री टू 60 डिग्री। अब यहाँ पे सबसे पहले मेरे को यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी की वजह से लीनियर चार्ज डेंसिटी कंसिडर करनी है, विच इज़ लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन लेंथ ऑफ द आर्क. Length of the arc is 2 pi by 3 into r, which is given as this.
क्योंकि स्मॉल सेक्शन जो वायर का एज्यूम किया है हमने, उसकी भी एक लेंथ है ds, तो वहाँ भी ये रूल होल्ड करेगा, दैट फॉर dq बाई ds इज ऑल्सो इक्वल टू लैम्डा एंड वी कैन रिप्लेस ds बाय r इंटू डी थीटा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, जिसे हम आगे कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट इज total field calculation, which is integrating dE cos theta from minus 60 degree to 60 degree. Direction is towards negative x axis, तो negative sign आएगा, and I cap is just showing the direction. Basically हमारा unit vector is minus I cap. मैं माइनस साइन और आई कैप के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वो सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहे हैं जो मैं कंसिडर ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो मैग्नीट्यूड को कैसे निकालेंगे वो हम देख सकते हैं, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम माइनस 60 टू 60 डिग्री। नाउ डी ई इज बेसिकली के इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। के की वैल्यू इज बेसिकली कांस्टेंट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप बाहर ले जा सकते हैं। डी क्यू विल बी रिप्लेस्ड बाय लैम्डा इंटू आर डी थीटा। तो इसको थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर लीजिए, यहाँ से आप कांस्टेंट टर्म्स को बाहर ले जा सकते हैं। तो यू आर लेफ्ट विथ जस्ट कॉस थीटा डी थीटा इंटीग्रेटिंग फ्रॉम माइनस 60 डिग्री टू 60 डिग्री। लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज कांस्टेंट विच विल बी इक्वलेंट टू इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा इज साइन थीटा। तो इंटीग्रल को आप सॉल्व कर लीजिए, दिस इज बेसिक मैथमेटिकल स्टेप। साइन 60 माइनस ऑफ साइन 60 डिग्री, दैट विल बी जस्ट √3। वैल्यूज पुट कर लीजिए आप यहाँ पे। तो magnitude of E will be lambda into √3 by 4 pi epsilon naught r। लैम्डा की वैल्यू मैंने फिर से पुट की है क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में कहीं भी लैम्डा नहीं दिया है किसी फॉर्म में। मेरे को लैम्डा को फिर से उसकी प्योर फॉर्म विच इज़ q अपॉन 2 पाई r बाई 3 से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। √3 की वैल्यू मैंने अप्रॉक्सीमेट कर लिया एज 1.73। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यू आर लेफ्ट विद दिस एंड फाइनल आंसर इज 0.83 q upon 4 pi epsilon naught r square minus I cap। minus I cap is just showing the net electric field जो होगी वो हमारी नेगेटिव x एक्सिस की तरफ होगी। तो नेगेटिव x एक्सिस की तरफ ही आपका इस y सेक्शन की वजह से टोटल फील्ड होगा। क्लियर? अब जो मैथमेटिकल स्टेप्स हैं मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को पॉज करके उनको खुद इम्प्लीमेंट कीजिए, और जैसे जैसे मैं ट्रांजिशन ले रहा हूँ अगले स्टेप्स पे, आप तभी अगले स्टेप पे जाइए जब आपको एक जो पर्टिकुलर रनिंग स्टेप है वो क्लियर हो चुका है। तो आप इस तरह से एग्जांपल्स को खुद सॉल्व करके देखिए। ये बहुत एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से बनाए गए एग्जांपल्स हैं, तो आप कोशिश कीजिए, मुश्किल आएगी लेकिन प्रैक्टिस करने से ही आप लोगों को समझ आएगा कि फील्ड कैसे कैलकुलेट की जा रही है। इसको एक रनिंग स्लाइड की तरह मत देख लीजिए कि हाँ कैसे कैसे निकाला है, इसको खुद करके देखिए रफ कॉपी पे और उनके नोट्स ज़रूर बनाइए। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नाउ वी हैव 2 infinite plates, or you can say that 2 infinite plane sheets which are parallel to each other separated by a distance d. The lower sheet has a uniform positive surface charge density which is sigma, and the upper sheet has uniform negative charge density surface charge density minus sigma with same magnitude. Find the electric field between the two sheets above the upper sheet and lower sheet. तो ये बहुत सिंपल एग्जांपल है, आपको इसको पहले डायग्राम की फॉर्म में समझना पड़ेगा। तो इसका हम डायग्राम कंसिडर करते हैं कि जैसे हमारे पास 2 शीट्स हैं, शीट 1 एंड शीट 2। शीट 1 पे पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड शीट 2 पे नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है। दोनों पे आपको जो सरफेस चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड है वो सेम है, क्योंकि ये गिवन है। हमारा जो मैग्नीट्यूड है सरफेस चार्ज डेंसिटीज का वो सेम है। सेपरेशन दोनों के बीच में d ये गिवन है। अब यहाँ पे हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है शीट्स के बीच में, शीट 2 के ऊपर और शीट 1 के नीचे। क्लियर? तो यहाँ से हम इनिशिएट करते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच किया जाए। तो सबसे पहला स्टेप वही है कि मैं XY प्लेन में एज्यूम कर लूँगा इसे, कि इस तरह से X एक्सिस पे जैसे शीट 1 रखी है तो एक पर्टिकुलर D डिस्टेंस पे
वाई एक्सिस के अलॉन्ग मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलली ही आपको शीट 2 अज्यूम करनी है, और ये इन दोनों के बीच में सेपरेशन आपने डी ही कंसिडर करके रखनी है, विच इज गिवन। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो किस तरह से होगी, ये मैंने एक बेसिकली आपको एक रिप्रेजेंटेशन दी है इलेक्ट्रिक फील्ड की रीजन वाइज, क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है शीट 1 की वजह से, तो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एज E1, एंड शीट 2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एज E2। क्लियर? नाउ E2 will always be directed towards the sheet because negative surface charge density, negative polarity है, एंड शीट 1 जो है उसकी पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी होने की वजह से E1 विल बी ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द शीट। तो ये बेसिक आपको डायग्राम पता होना चाहिए कि शीट्स जब रखी जाएंगी तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स कुछ इस तरह से होंगी रीजन वाइज। क्लियर? इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। सिंस बोथ द शीट्स आर इनफाइनाइट and both have same magnitude of electric field at all points no matter how far these points are from the sheet। ये फैक्ट मैं किस रिगार्डिंग कंसिडर कर रहा हूँ, किस मतलब क्यों मैं इस चीज़ को यहाँ पे प्रेफरेंस दे रहा हूँ, बिकॉज इनफाइनाइट प्लेन शीट्स होने की वजह से हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा पॉइंट कितनी दूर रखा गया है। ये इनफाइनाइट शीट्स हैं तो डिस्टेंस यहाँ पे मेरे लिए मायने नहीं रखेगा, तो मेरे को सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस को कंसिडर करना है। Now it's very clear that magnitude will be same, polarities different है, directions वहाँ से हम तभी कंसिडर कर रहे हैं इनकी अलग अलग, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का इन दोनों शीट्स के लिए दैट मीन्स सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नाउ वेक्टर एडिशन को कंसिडर करते हुए हम ये देखते हैं कि शीट 1 से नीचे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, विच इज़ E1 plus E2 is equal to 0. Net electric field is 0. Between the sheets, E1 plus E2 is net electric field. यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगी वो हम क्लियरली देख सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देन शीट 2 के ऊपर जो नेट फील्ड होगी दैट विल बी अगेन 0, बिकॉज मैग्नीट्यूड सेम है तो बोथ फील्ड्स विल कैंसिल आउट ईच अदर। तो यहाँ से आपको बेसिक आइडिया मिल चुका है कि फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा बिलो द शीट 1, बिटवीन द शीट 1 एंड शीट 2 एंड अबव शीट 2, दैट इज 0 फॉर ऑल द पॉइंट्स बिलो origin or below x-axis, and sigma upon epsilon naught between the region of two sheets from 0 0 to 0D coordinate according to xy plane। या आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में if y is between 0 to D it's sigma upon epsilon naught। J cap is just showing the direction of net field की net field की direction जो होगी वो positive y axis की तरफ होगी, and all the points above 0 D coordinate, और आप कह सकते हैं शीट 2 के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वहाँ पे आपकी जो वैल्यू होगी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड की दैट विल बी 0 अगेन। तो जो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको क्लियरली बता रही है कि आपका फील्ड किस तरह से वेरी होगा अलोंग वाई एक्सिस इफ दीज टू शीट्स आर प्लेस्ड विद सेपरेशन डी। क्लियर? कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। अगेन आप इसको पॉज करके इसको फिर से रिविजिट करें कि कैसे कैसे मैंने फील्ड डिस्ट्रीब्यूट की है रीजन वाइज, क्योंकि जैसे क्वेश्चन में पूछा है हमने वैसे ही निकालना है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2019 का, ये और काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है ये, इसको ध्यान से कंसिडर करते हैं। हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 विच आर प्लेस्ड ऑन x एक्सिस एट कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 1 मीटर एंड x इज इक्वल टू 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन वोल्ट पर मीटर एट अ पॉइंट y इज इक्वल टू 3 मीटर ऑन y एक्सिस इज।
हमें ये बताना है कि अगर एक्स एक्सिस पे गिवन कोऑर्डिनेट्स पे दो चार्जेस Q1 Q2 रखे हैं, तो वाई एक्सिस पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे विच इज़ 0,3 अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वाई एक्सिस के फील्ड नेट फील्ड निकालनी है Q1 Q2 की वजह से। काफ़ी चीज़ें गिवन है, के की वैल्यू हमें पता है क्या निकालनी है इसमें, मतलब क्या लेनी है। तो अगर आप क्वेश्चन की ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन आई और जे कैप, मतलब यहाँ पे आपको वेक्टर्स को ही कंसिडर करना है और वेक्टर एडिशन को ध्यान में रखना है। और वैसे भी जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड से डील करते हैं तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बार बार वेक्टर एडिशन को ही फॉलो करते रहिए, उससे मैग्नीट्यूड भी मिलता है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है डायरेक्शन के बारे में। तो हम वेक्टर एडिशन को लेके ही चलेंगे। तो सबसे पहले हमें कंसीडर क्या करना है, क्या निकालना है, वो हम चेक करते हैं। वी हैव टू फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0,3 कोऑर्डिनेट अलोंग वाई एक्सिस ड्यू टू Q1 एंड Q2। दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव टू फाइंड। सेकंड पॉइंट इज, हमारे पास इसका कोई डायग्राम नहीं है, तो इसका एक नीट लेबल डायग्राम देखते हैं। जैसे कि एक्स एक्सिस के अलोंग Q1 Q2 रखे हैं और वाई एक्सिस पे 3 मीटर्स के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, यहाँ पे हमारे को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इसी पॉइंट पे Q1 की वजह से एक फील्ड है E1 और Q2 की वजह से एक फील्ड है E2। यहाँ पे पोलैरिटीज़ को कंसिडर करके हमने डायरेक्शंस ले लिए, बिकॉज Q1 इज़ पॉजिटिव तो E1 फील्ड जो होगी वो इसी डायरेक्शन में होगी, मतलब एक रिपल्शन महसूस होगा। और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से Q2 जो होगा वो पॉइंट जो वाई एक्सिस पे है वहाँ पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा किसी भी टेस्ट चार्ज पे, तो E2 की डायरेक्शन इसी तरह से। θ1 θ2 आर द बेसिक एंगल्स जो हमने कंसिडर किए हैं। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है हमने पुट की है इसमें कि θ1 θ2 ऑब्वियसली हमें कंसिडर करने पड़ेंगे यहाँ पे। नाउ अगर E1 और E2 इज बेसिकली द टू इंटरेक्टिंग फील्ड्स एट दिस पॉइंट, तो नेट फील्ड जो होगी वो इनके रेजोल्यूशन से ही आएगी। दैट मीन्स मेरे को टोटल फील्ड चाहिए, तो नेट फील्ड इज E1 प्लस E2 वेक्टर सम विच इज -E1 cos θ1 i कैप प्लस E1 sin θ1 j कैप प्लस E2 cos θ2 i कैप माइनस E2 sin θ2 j कैप। ये कैसे आया है, इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा पहले इस स्टेप को देखिए कि यहाँ पे जो दो फील्ड्स हैं E1 E2, इनको मैंने वेक्टर एडिशन के हिसाब से ऐड करना है और इसके लिए मैंने इनको रिजॉल्व कर लिया। E1 को और E2 को जब आप वेक्टर रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंगली रिजॉल्व करेंगे तो E1 के दो कंपोनेंट आएंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस विच इज -E1 cos θ1 i कैप एंड E1 sin θ1 j कैप। ऐसे ही E2 को जब आप रिजॉल्व करेंगे तो E2 cos θ2 i कैप अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड -E2 sin θ2 j कैप अलॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस। अब यहाँ पे नेट फील्ड निकालने के लिए आप टोटल फील्ड ऐड कर लीजिए अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यू विल गेट द सम टोटल फील्ड जो हमें कंसिडर करनी है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल एक फंडामेंटल रूल फॉलो किया है विच इज़ सुपरपोजिशन लॉ। तो नेट फील्ड इज E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू मैंने रख दी है वेक्टर सम कंपोनेंट फॉर्म के अकॉर्डिंगली, E1 की जो फॉर्म होती है वैसे ही E2 का कंपोनेंट फॉर्म भी मैंने यहाँ पे रख दी है cos θ2 और sin θ2 की फॉर्म में। अब यहाँ पे आप I कंपोनेंट्स और J कंपोनेंट्स को इकट्ठे कर लीजिए। जैसे E2 cos θ2 माइनस E1 cos θ1 इज नेट फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस and E1 sin θ1 minus E2 sin θ2 is basically net field along y axis। ये हमारा एक नेट फॉर्म आ चुका है टोटल फील्ड का इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब यहाँ से हमारे को क्या निकालना है, यहाँ पे हमारे को बेसिक चीज़ें चाहिए। E2 की वैल्यू, cos θ2 की वैल्यू, E1 की वैल्यू, sin θ1 की वैल्यू, सिमिलरली sin θ2 cos θ1, ये सारे पैरामीटर्स हमारे को बस पुट करने। तो E1 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज़ K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। डिस्टेंस जो है Q1 का वो आप निकाल सकते हैं
इस पर्टिकुलर पॉइंट से विच इज़ √10। सिमिलरली E2 की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, k इंटू 25 म्यू कूलम्स अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर विच इज़ 5 स्क्वायर विच इज़ 25 मीटर स्क्वायर। साइन थीटा 1 एंड साइन थीटा 2, कॉस थीटा 1 एंड कॉस थीटा 2, ये बेसिक राइट एंगल ट्राइंगल्स दो बन रहे हैं। आप थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यूज़ जो हैं, मतलब रेशोज़ जो हैं, साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2 कॉस थीटा 2, ये निकाल सकते हैं। दिस इज़ सिंपल मैथ्स। इन्हीं वैल्यूज़ को आप सब्स्टिट्यूट कीजिए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी दिस 63 I कैप माइनस 27 J कैप इंटू 10⁻² वोल्ट पर मीटर। मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस को ही पुट किया है, आप इन सब्स्टिट्यूशंस को पुट कीजिए और मैथमेटिकली कोशिश कीजिए कि आपका आंसर जो है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर आए। ये इलिस्ट्रेशन मैंने बहुत स्टेप वाइज ही रखी है ताकि आपको पता रहे कि मैंने किस तरह से क्वेश्चन में प्रोग्रेसिव तरीके से इस आंसर को निकाला है। आप पहले रेजोल्यूशन लेते हैं, फिर सुपरपोजिशन यूज़ करते हैं एंड देन यू जस्ट सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज़। मैं जस्ट शो कर रहा हूँ कि कंपटीशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत बेसिक प्रिंसिपल्स पे ही बेस्ड हैं, उनमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो अगर आपकी अप्रोच बहुत फंडामेंटल रहेगी तो आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। हो सकता है शुरू में टाइम लगे, बट दीज आर जस्ट मैथमेटिकल स्टेप्स। आप जितना फास्ट कैलकुलेशन करेंगे यू विल गेट योर आंसर राइट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये एक PMT का पुराना क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। A thin conducting ring of radius r is given a charge plus q. The net electric field at the center O of the ring due to the charge on the part AKB of the ring is E. The electric field at the center due to the charge on part ACDB of the ring is. अगर हमें AKB पार्ट की वजह से O पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दी गई है विच इज़ E, तो हमें बताना है कि ACDB की वजह से इसी पॉइंट O पे जो सेंटर है इस रिंग का कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। देखिए बहुत सिंपल है, पूरे रिंग के ऊपर चार्ज क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो पहली बात है। दूसरी बात है कि अगर पूरे रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सेंटर पे नेट फील्ड तो हमारी क्या होगी, 0 होगी। क्लियर? तो ऑप्शंस तो दिख ही रही हैं, मैं ऑप्शंस को कंसिडर नहीं करूँगा। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स कंसिडर किए जाएंगे दैट नेट फील्ड एट O इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सेक्शन AKB प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सेक्शन ACDB। क्लियर? और नेट फील्ड जो है O पे वो 0 है। क्लियर? तो ACDB की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू AKB सेक्शन। फील्ड ड्यू टू AKB क्या है is simple E which is along the direction Q। ये given result है जो आपको दिया गया है that field is E due to AKB section and direction is along KO direction। तो नेगेटिव साइन जो है उसको अगर हम कंसिडर करें डायरेक्शन वाइज तो ACDB की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, along OK, क्योंकि नेट फील्ड कैंसिल कर रही है तो AKB की वजह से जो फील्ड होगी उसका सम ACDB की वजह से जो फील्ड है उन दोनों के साथ 0 ही आना चाहिए। तो टोटल फील्ड जो हो आप कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे ACDB की वजह से दैट विल बी अलोंग OK एंड मैग्नीट्यूड विल बी द E। तो आंसर इज क्लियर, आंसर इज C, E अलोंग OK। क्लियर? बहुत बेसिक क्वेश्चन है और ट्रिकी क्वेश्चन तो नहीं कह सकता लेकिन फंडामेंटल क्वेश्चन है और सुपरपोजिशन लॉ पे ही बेस्ड है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज, ये थोड़ा सा एक कह सकते हैं फंडामेंटल क्वेश्चन भी है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ए ब्लॉक ऑफ मास m हैविंग चार्ज q इज हंग बाय स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k इन वर्टिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। हमारे पास एक वर्टिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन आपको गिवन है। द स्प्रिंग एक्सटेंशन इन इक्विलिब्रियम विल बी, हमें बताना है कि इक्विलिब्रियम में स्प्रिंग कितना एक्सटेंडेड रहेगा। ऑप्शंस गिवन है। तो हमारे पास एक वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस या J कैप बोल सकते हैं आप डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की।
हमें बताना है कि इक्विलिब्रियम में स्प्रिंग कितना एक्सटेंडेड रहेगा। क्लियर? तो सॉल्यूशन पे जाने से पहले थोड़ा सा डायग्राम को रीडिफाइन करते हैं कि जब इक्विलिब्रियम आएगा तो ग्रेविटी की वजह से थोड़ा सा मास नीचे की तरफ जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी, तो जो फोर्स डाउनवर्ड फोर्स होगा दैट विल बी mg। और क्योंकि इस मास पे चार्ज q भी है तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ QE। मैंने यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड शो की है, आप समझ सकते हैं इसी डायरेक्शन में फोर्स भी होगी, दैट विल बी चार्ज इनटू फील्ड विच इज़ QE, और उसकी डायरेक्शन होगी प्लस जे कैप। नाउ इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है अगर इस पॉइंट पे, तो इक्विलिब्रियम की सबसे प्राइम कंडीशन जो है दैट इज नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू 0। क्लियर? इक्विलिब्रियम जिस पॉइंट पे इस्टेब्लिश होता है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज 0। तो यहाँ पे दो फोर्सेस तो आपको दिख रही हैं विच इज QE अपवर्ड डायरेक्शन में और mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन एक तीसरी फोर्स भी है विच इज बेसिकली द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ दिस स्प्रिंग, और जो भी स्प्रिंग की रिस्टोरिंग फोर्स होगी विच इज kx बेसिकली दैट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स द एक्सटेंशन। अगर स्प्रिंग डाउनवर्ड एक्सटेंड हुआ है तो उसकी रिस्टोरिंग फोर्स अपवर्ड होगी। तो सभी फोर्सेस का मैं यहाँ सम करता हूँ दैट नेट फोर्स एट दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन इज फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। स्प्रिंग की फोर्स इज बेसिकली स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू एक्सटेंशन। सपोज एक्सटेंशन इज y तो डायरेक्शन इज जे कैप, तो डायरेक्शन वाइज मैंने सभी फोर्सेस को वेक्टर एडिशन दिया है ky j cap plus qe j cap minus mg j cap। माइनस mg इज बिकॉज डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल पुल है तो इसी डायरेक्शन में कंसिडर होगी वो फोर्स भी। इन सभी फोर्सेस को आप सुपरपोजिशन लॉ के अकॉर्डिंगली ऐड कर लीजिए। नाउ इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को कंसिडर करते हुए नेट फोर्स इज बेसिकली 0, तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल सकती है विच इज़ mg माइनस QE अपॉन k j cap। j cap is basically showing the direction। अब ये डायरेक्शन जो मतलब ये एक्सटेंशन जो है ये y एक्सिस के अलॉन्ग है। mg माइनस QE का सम अगर पॉजिटिव रहता है तो y की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव j मतलब एक्सिस की तरफ मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में हो सकती है, और अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो आप मान सकते हैं कि नेगेटिव जे कैप का मतलब ये एक्सटेंशन डाउनवर्ड है। तो ये डिपेंड करता है बेसिकली m की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू क्या है, e की वैल्यू क्या है, लेकिन मैंने एक जनरल फॉर्म निकाल लिया है कि एक्सटेंशन कितनी होगी इक्विलिब्रियम में वो क्लियर है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू दिस, तो ऑप्शन इज क्लियर, ऑप्शन इज डी। तो आज के लिए हम इतनी प्रॉब्लम्स के साथ डिस्कशन को क्लोज करते हैं। आने वाले टॉपिक्स में अब हम कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे फील्ड कैलकुलेशन से रिलेटेड, जिसमें सबसे फंडामेंटल है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ डिस्कशन से पहले ये इलिस्ट्रेशंस आप बार बार रिपीट करिए, बार बार वीडियो को देखकर इनको प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिए कि ये आपको फील्ड कैलकुलेशन में जितने भी प्रॉब्लम्स मिल रहे हैं उनको सॉल्व करते वक्त ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए, क्योंकि गॉस लॉ से ये थोड़ा से डिफरेंट सेट ऑफ कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स है हमारे फील्ड से रिलेटेड। तो इनको आप बार बार रिपीट कीजिए और फिजिक्स पंडित के वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को।